वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप। अभी तक हम लोगों ने लेंस के प्रकार और लेंस से अपवर्तन कैसे होता है, इमेज कैसे बनते हैं, इसके बारे में सीखा है। आज हम लेंस के लिए फॉर्मूला प्रूव करने जा रहे हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको हम लोग। इसे लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है अभी सीखेंगे। देखिए मान लीजिए ये एक मुख्य अक्ष है और यह एक उत्तल लेंस है आपके पास। वैसे बहुत पतला होगा, लेकिन इमेज आपको समझाने के लिए इसे लेंस को काफ़ी मोटा बनाया गया है ताकि आपको दोनों पृष्ठों का अपवर्तन स्पष्ट रूप से समझ में आए। इसका ऑप्टिकल सेंटर है। प्रथम पृष्ठ का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर क्यों होगा C1। दूसरे पृष्ठ का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर क्यों होगा, इसको मैंने C2 लिख दिया। यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, इससे चलने वाली प्रकाश किरण इसके पहले पृष्ठ से अपवर्तित होगी। समझे ध्यान से। इसका अपवर्तनांक मैंने μ1 ले लिया। इस पदार्थ का अपवर्तनांक μ2 है और जो तीसरा माध्यम है इसका अपवर्तनांक μ3 है। बाद में हम μ1 और μ3 को एक जैसा ले लेंगे, लेकिन किसी कंडीशन पे अगर लेंस पानी पर तैर रहा है तो लेंस का माध्यम कांच, ग्लास हो गया, ऊपर एयर, नीचे वाटर, तो तीन अलग अलग माध्यम हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो हम जो फॉर्मूला प्रूव करेंगे वो तीन माध्यमों के लिए करेंगे ताकि हमें न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं है। बाद में अगर दोनों एक जैसे होंगे तो μ1 और μ3 को मैं एक जैसा मान लूंगा, नो डाउट। इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, यहाँ से मैं इस पर एक अभिलंब खींचता हूँ। तो जब अगर ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम में जाएगी, सुनते जाइएगा, μ2 इज ग्रेटर देन μ1, तो सीधे न जाकर के यह अभिलंब की ओर झुक जाएगी और यह इस तरह से सीधे जाने का प्रयास करेगी। यानी अगर ये दूसरा पृष्ठ नहीं होता, केवल पहला पृष्ठ होता, तो इसका इमेज यहाँ पर बनता है करके। इस प्रतिबिंब को मैंने I डैश मान लिया। क्या मान लिया? I डैश। क्योंकि द्वितीय पृष्ठ होने के कारण इस पर फिर अपवर्तन होगा, तो यहाँ से मैंने अभिलंब N2 डाल दिया, इस अभिलंब N1 ले लिया, N2 डाल दिया। अगर हम μ2 इज ग्रेटर देन μ3 मान लें, मान लीजिए μ3 से μ2 ज़्यादा है, तो यह प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है, अतः सीधे जाकर के अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये कुछ ऐसे चल जाएगी। यहाँ पर इसका ये फाइनल इमेज बनता है। डायग्राम समझ में आ गया? नहीं समझ में आया पास करके वापस करके बना लीजिए। फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। माना कोई उत्तल लेंस L है जिसका प्रथम वक्रता केंद्र C1, द्वितीय वक्रता केंद्र C2 है। इसके मुख्य अक्ष के किसी बिंदु O पर कोई वस्तु रखी है जिसे चलने वाली प्रकाश किरण इसके प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के बिंदु I डैश पर मिलती हुई प्रतीत होती है। क्लियर है ना? जबकि ये जो किरण है ये दूसरी वस्तु के लिए वस्तु का कार्य करती है तथा दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात यह बिंदु I पर मिलती है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अब देखिएगा, डिस्टेंसेस लिख लेते हैं। वस्तु दूरी है U, R2, R1, V डैश। ये दूरियां मैंने लिखी कैलकुलेशन के लिए।
फॉर्मूले पर ही वर्क करेंगे, इसलिए इसमें साइन कन्वेंशन यूज नहीं किया जाएगा, तो पहले मैं बता चुका हूँ आपको। अब हम लोग फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। ये एक बेसिक फॉर्मूला जो आपको पिछले वीडियो में बताया गया था, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, ये हमने प्रूफ किया था। तो पहले हम दूसरे प्रश्नों के लिए इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे और दोनों कंबाइन कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास। किस तरह से आएगा देखिए, प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन, तो क्या होगा, μ2 दूसरे माध्यम का अपवर्तन बटे प्रतिबिंब की दूरी। दूसरा भाई इस प्रथम पृष्ठ के लिए दूसरा माध्यम रूप में पहला μ1, तो μ2 हो गया अपॉन, अगर दूसरा पृष्ठ नहीं होता तो प्रथम पृष्ठ के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता दिख रहा था, I डैश पर। अगर द्वितीय पृष्ठ नहीं होता तो प्रथम पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब था V डैश, ये दूरी होगी V डैश माइनस μ1 पहला माध्यम होता था, तो μ1 पहला माध्यम बटे u वस्तु की दूरी u है, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन प्रथम पृष्ठ के लिए जो वक्रता त्रिज्या होगी वो r1 हो गई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, अब द्वितीय पृष्ठ के अपवर्तन के लिए क्या हो जाएगा, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे प्रतिबिंब की दूरी। तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, अब इस पृष्ठ के लिए ये पहला माध्यम है और ये दूसरा माध्यम, तो दूसरा अपवर्तनांक, तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो गया, μ3 अपॉन दूसरे पृष्ठ से प्रतिबिंब कहाँ बना, I पर, यानी ये दूरी V हो गई, तो V माइनस प्रथम पृष्ठ का अपवर्तनांक, तो इस पृष्ठ के पहले भाग का, तो μ2 अपॉन वस्तु, दूसरे पृष्ठ पर प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है, दूसरे पृष्ठ पर प्रकाश किरण ये आ रही है, ये आप कहाँ से लेंगे, आभासी रूप से। समझ में आ रही बात, मुख्य अक्ष में कहाँ पर मिल रही, I डैश पर। देखिए मैं एक चीज आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ, जैसे मान लीजिए कोई लेंस है या कोई चीज है, अगर प्रकाश किरण यूं आ रही है और यहाँ मिलती है, तो ये वस्तु की दूरी क्या है लेंस से, तो वस्तु की दूरी ये तो कहीं मिलेगी ही नहीं, तो कहीं पर भी नहीं होगी, तो हम डैश डैश इसका ऐसे जुड़ गए, यहाँ पर मिल गया ये प्रतिबिंब और ये इसकी वस्तु, आभासी वस्तु हो गई यहाँ पर। नई बात समझ में है क्या, इस तरह से कोई वस्तु से प्रकाश किरण आ रही है, तो वस्तु कहाँ पर रखी है, बहुत दूर, पता नहीं कहाँ, क्योंकि फैलता हुआ जा रहा है, तो हमने इसको डैश डैश करके आगे बढ़ाया, तो मुख्य अक्ष पर जहाँ पर काट दे वहाँ पर उसको आभासी वस्तु के रूप में लिया जाता है। तो यहाँ पर वस्तु इसके लिए आभासी हो गई और ये तो फैल था, तो इसको मैं डैश डैश लगाया, तो I डैश पर आभासी वस्तु है दूसरे पृष्ठ के लिए, तो ये वस्तु की दूरी हो गई, यानी कि V डैश हो गई वस्तु की दूरी दूसरे पृष्ठ के लिए, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, यानी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक माइनस पहले का, तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक माइनस पहले का अपॉन वक्रता त्रिज्या r। क्वेश्चन नंबर सेकंड, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, आंसर आ गया आपको। समीकरण 1 बार 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म कट जाएगा, 1 प्लस का 1 माइनस का है, तो ये बचा आपका μ3 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू, बाकी वाला लिख लिया मैंने, इधर वाले लिखिए, राइट साइड वाले
μ2 माइनस μ1 अपॉन r1 प्लस μ3 माइनस μ2 अपॉन r2। क्लियर है? ये फॉर्मूला आ गया जब तीनों माध्यम अलग अलग हो। समझ में आ रही बात? अब यदि μ1 बराबर μ3 ले, यानी लेंस जो दोनों तरफ का जो स्थान है लेंस के वो एक ही माध्यम है, तो उनका अपवर्तनांक मान लीजिए इसका भी μ1 है, इसका भी μ1 है, यानी हवा में है रखा है, पानी के अंदर डूबा हुआ है। ऐसी स्थिति पर क्या जाएगा, दोनों तरफ का माध्यम समान हो जाएगा। तो μ1 μ3 भी μ1 जैसा हो जाएगा, माइनस μ1 बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन r1 प्लस μ1 माइनस μ2 अपॉन r2। μ1 कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन u बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन r1। माइनस कॉमन ले लीजिए तो μ2 पहले हो जाएगा और μ1 बाद में हो जाएगा, अपॉन r2 हो जाएगा μ1 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन u बराबर, अगर आप देखें तो μ2 माइनस μ1 इससे कॉमन आ रहा है, μ2 माइनस μ1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये फॉर्मूला आपका बन गया। अब इसको और मॉडिफाई अगर करना है तो μ1 क्या हो जाएगा, μ1 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू, यहाँ से मैंने μ1 कॉमन ले लिया तो μ1 कॉमन आया, तो μ2 अपॉन μ1 माइनस 1। भाई μ1 कॉमन ले ले, यहाँ पर μ1 था नहीं तो वो अपॉन में आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। μ1 से μ1 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन u बराबर, ये बन गया μ21 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। देखिए μ21 का मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। पहला कौन सा माध्यम, जो लेंस में दोनों ओर एक जैसा है। अगर दोनों ओर एक जैसा नहीं है तो इसी फॉर्मूले का यूज किया जाएगा, इसलिए मैंने फंडामेंटल फॉर्मूला आपको बता दिया पहले। अब इसका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। अगर वस्तु अनंत पर है, अगर वो बिंदु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। चूंकि यदि u बराबर इनफाइनाइट तो v बराबर फोकस पर बन जाएगा अंतिम प्रतिबिंब। तो 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन अनंत बराबर μ21 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये 0 हो जाएगा, 1 अपॉन f बराबर बन जाएगा μ21 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये कहलाता है लेंस मेकर फॉर्मूला। क्योंकि कई बार एग्जाम में सीधे लिखा रहता है लेंस मेकर फॉर्मूला प्राप्त कीजिए या लेंस निर्माता सूत्र प्राप्त कीजिए, तो यही लेंस निर्माता सूत्र है। लेंस बनाए जाते हैं इससे, कैसे, क्या उपयोग करेंगे। अगर मेरे पास एक वक्रता पता है, भाई किसी भी वक्रता का आपके पास एक लेंस का भाग है, किसी भी वक्रता का, उसको नाप लीजिए। अपवर्तनांक पता है कितनी फोकस दूरी का लेंस बनाना है, 50 का, 50 यहाँ रख दीजिए, r1 यहाँ रख दिया गया, म्यू रख दिया गया, तो r2 आ जाएगा। r2 आने का मतलब ये है कि मान लो r2 आता है 40 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है कि इस लेंस के आधे भाग के साथ 40 सेंटीमीटर वक्रता का पार्ट आप जोड़ दीजिए। जैसे ही 40 का पार्ट यहाँ रखेंगे तो ये समीकरण संतुलित हो जाएगा। इसका मतलब हमें वांछित से जो है फोकस दूरी का लेंस प्राप्त हो जाएगा, इसलिए इसे लेंस मेकर फॉर्मूला भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, अगला टॉपिक हमारे पास आएगा लेंस की क्षमता क्या होती है। तो लेंस की क्षमता के बारे में इसमें अगर कोई आपको डाउट आता है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आती है, तो आप नो डाउट
कमेंट बॉक्स में इसका डाल सकते हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूँगा। ओके, लेंस की क्षमता क्या होती है? वैसे नॉर्मली डेफिनेशन ये बताई जाती है कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अपसरित यानी समेटना या अपसरित यानी फैलाने की जो क्षमता होती है वही लेंस की क्षमता कहलाती है। कितना अपसरित या अपसरित कर सकता है, यानी अगर मैं कोई उत्तर लेंस ले लेता हूँ, मान लीजिए इसके मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात आपको पता है फोकस से जाएगी। कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। तो जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है ऑप्टिकल सेंटर, इसकी हाइट हमने h लेंगे। ओके, ये एंगल मान लीजिए डेल्टा है, कितना है? तो ये जितना मान लीजिए इस प्रकाश किरण को ये और अधिक बेंड कर देता तो इसकी क्षमता और ज़्यादा हो जाती है। अगर आप सोचिए अगर क्षमता ज़्यादा हो जाती तो ये एंगल भी बढ़ जाता। तो इसी झुकाव को, इसी टेंजेंट को लेंस की क्षमता कहा जाता है। यानी जो अगर लेंस की क्षमता को पीछे दर्शाया जाए तो लेंस की क्षमता जो होती है उसके जो एंगल होता है ना, उसके एंगल के टेंजेंट के बराबर होता है। तो कम झुकेगा, वैल्यू कम आएगी तो क्षमता कम होगी। यानी फोकस दूरी तो बढ़ रही है लेकिन क्षमता कम हो रही है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार h अपॉन बेस। ये बेस कितना हो जाएगा? f के बराबर हो जाएगा, नहीं फोकस दूरी के बराबर हो जाएगा। तो डेल्टा हाइट अपॉन बेस हो गया आपका फोकस दूरी के बराबर। क्योंकि ये दाहिनी ओर है इसलिए फोकस दूरी प्लस में हो जाएगी, और अगर बाईं होता तो लेंस क्षमता को माइनस में लिखा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल में काम आएगा। ये डेल्टा यदि h को यूनिट मान लिया जाए, एकांक मान लिया जाए, तो जो tan डेल्टा है 1 अपॉन f के बराबर हो जाएगा, जिसे हम लेंस की पावर कहते हैं। यही लेंस की पावर। इसका जो डेफिनेशन कुछ लोग ऐसे बताते हैं कि किसी लेंस की फोकस दूरी के विक्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो ठीक है, ये भी लिख सकते हैं आप। यदि f को मीटर में लिया जाए, किसमें लिया जाए? मीटर में लिया जाए तो लेंस की क्षमता डायोप्टर में होती है। यानी लेंस की क्षमता का जो एक मात्रक होगा वो SI मात्रक डायोप्टर लिखा जाएगा। ऐसे इसको D से लिख देते हैं, कैपिटल D बना देंगे। जैसे मान लो किसी लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो P बराबर दिया जाएगा 2D। उत्तर लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो उत्तर लेंस के लिए ये प्लस 2D लिख दिया जाएगा, और अवतल लेंस के लिए यही अगर क्षमता माइनस 2D में लिखी जाएगी। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसके लिए P का मान कितना हो जाएगा? तो P बराबर होता है 1 अपॉन
एफ, जहाँ एफ बराबर है -10 सेंटीमीटर या एफ बराबर 0.1 मीटर। मैंने कहा ना कि अगर फोकस दूरी मीटर मिल जाएगी तभी उसकी क्षमता को डायोप्टर में लिया जाएगा। ये हो गया आपका 0.1 मीटर माइनस में, तो इसकी जो पावर हो जाएगी या क्षमता जो हो जाएगी माइनस में 0.1 10 हो जाएगा, यहाँ पर हट जाएगा यहाँ से, तो जो पावर है उसकी -10 डायोप्टर लिखी जाएगी। तो जिस लेंस की क्षमता -10 सेंटीमीटर या जिस उत्तल लेंस की क्षमता 10 सेंटीमीटर है उसकी फोकस दूरी 10 डायोप्टर होगी। अगर ये 50 होता 50 तो यहाँ पर 2 डायोप्टर आ जाता। वेरी सिंपल। इस तरह से इन चीज़ों को हम समझ सकते हैं, लेंस की क्षमता के बारे में समझ सकते हैं। अगर कई लेंस एक साथ जुड़े हों तो उसकी कुल फोकस दूरी और उसकी कुल क्षमताएं क्या होगी, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।